स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। आपके साथ मैं हूं रूपा मेहता। चलिए नजर डालते हैं आज कमोडिटी बाजार की कुछ बड़ी खबरों पर। भारत और अमेरिका के बीच हो रहे व्यापारिक सहयोग का असर अब पोल्ट्री और फीड इंडस्ट्री पर दिखाई देने लगा है। दरअसल भारत ने अमेरिका से डीडीजीएस यानी डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन्स विद सोल्यूबल्स के आयात को रियायती शर्तों पर मंजूरी देने का फैसला किया है। अंतरिम व्यापार समझौते के तहत अब अमेरिकी डीडीजीएस के आयात पर 0 या कम आयात शुल्क लगाया जा सकता है, जिससे देश के फीड सेक्टर को राहत मिलने की उम्मीद है। और इस फैसले का स्वागत पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भी किया है। संगठन के संयुक्त सचिव रिकी थापर का कहना है कि आने वाले सालों में पशु चारे की मांग घरेलू उत्पादन से तेजी से बढ़ेगी। ऐसे में आयात एक अहम विकल्प बन जाता है। माना जा रहा है कि भारत में मक्का और सोयाबीन मील जैसे फीड के मुख्य स्रोत अक्सर पोल्ट्री, डेयरी और एक्वाकल्चर सेक्टर की बढ़ती जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते। सीमित कृषि भूमि और उत्पादकता में अंतर भी घरेलू सप्लाई बढ़ाने में बड़ी चुनौती है। उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि कम या शून्य शुल्क पर फीड आयात करने से मांग और सप्लाई के बीच का संतुलन बेहतर किया जा सकता है, जिससे पशुपालन उद्योग को स्थिरता मिलेगी। दरअसल हाल ही में कई पोल्ट्री संगठनों ने पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह को पत्र लिखकर सोयाबीन मील की कमी और बढ़ती कीमतों पर चिंता जताई थी। ऐसे में माना जा रहा है कि यदि फीड की लागत लगातार बढ़ती रही तो इसका असर अंडे और चिकन की कीमतों पर भी पड़ेगा और खाद्य महंगाई बढ़ने का खतरा भी बन सकता है। फिलहाल नई सोयाबीन की फसल आने में अभी करीब 7 महीने का समय बाकी है। ऐसे में पोल्ट्री उद्योग के लिए लागत को नियंत्रण में रखना आसान नहीं होगा। उधर मक्का की कीमतों में उतार चढ़ाव भी चिंता बढ़ा रहा है, क्योंकि अब मक्का की मांग सिर्फ फीड सेक्टर से नहीं बल्कि बायो एथेनॉल उद्योग से भी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अमेरिकी डीडीजीएस का आयात भारत के फीड सेक्टर को राहत देगा और क्या इससे पोल्ट्री उद्योग की लागत और कीमतों पर दबाव कम होगा। इन्हीं सवालों पर आगे भी हम नजर बनाए रखेंगे। चलिए अब नजर डालते हैं अगली खबर की तरफ। सोयाबीन मील के वैश्विक बाजार से एक बड़ी खबर सामने आई है। जर्मनी की रिसर्च एजेंसी ऑयल वर्ल्ड के ताजा अनुमान के मुताबिक दुनिया के 3 सबसे बड़े उत्पादक देश अमेरिका, ब्राजील और अर्जेंटीना आने वाले महीनों में सोयाबीन मील उत्पादन बढ़ाने जा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच इन तीनों देशों का संयुक्त उत्पादन करीब बढ़कर 68.9 मिलियन टन तक पहुंच सकता है, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 1.8 मिलियन टन अधिक होगा। इस बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह अमेरिका में मजबूत घरेलू खपत को माना जा रहा है। अमेरिका में सोयाबीन की क्रशिंग तेजी से बढ़ रही है और दिलचस्प बात यह है कि ये बढ़ोतरी पशुपालन क्षेत्र की बढ़ोतरी से भी तेज है, यानी फीड सेक्टर में अब सोयाबीन मील की खपत और बढ़ रही है। अनुमान के मुताबिक अमेरिका का उत्पादन अप्रैल से सितंबर के दौरान 27.2 मिलियन टन तक पहुंच सकता है, जो पिछले साल से करीब 1.12 मिलियन टन ज्यादा है। वहीं ब्राजील भी उत्पादन बढ़ाकर 24.02 मिलियन टन तक ले जा सकता है, जबकि अर्जेंटीना में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है और उत्पादन 17.66 मिलियन टन रहने का अनुमान है। अब अगर निर्यात की बात करें तो सीजन के दूसरे हिस्से में अमेरिका, ब्राजील और अर्जेंटीना से कुल सोयाबीन मील निर्यात 37.37 मिलियन टन तक पहुंच सकता है, जो पिछले साल से अधिक है। अमेरिका का निर्यात बढ़कर लगभग 8.75 मिलियन टन हो सकता है। वहीं ब्राजील का निर्यात 12.96 मिलियन टन तक पहुंच सकता है, जबकि अर्जेंटीना का निर्यात थोड़ा घटकर 15.66 मिलियन टन रहने का अनुमान है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि आने वाले महीनों में उत्तर और दक्षिण अमेरिका के बीच निर्यात कंपटीशन और तेज होगा और इसका असर वैश्विक बाजार पर पड़ सकता है और सोयाबीन मील की कीमतों पर दबाव बन सकता है। यानी साफ है कि अगर उत्पादन और निर्यात दोनों बढ़ते हैं तो आने वाले समय में वैश्विक फीड बाजार में कीमतों की दिशा बदल सकती है। अब देखना होगा कि बढ़ती सप्लाई के बीच सोयाबीन मील के दाम किस दिशा में जाते हैं और इसका असर पोल्ट्री, डेयरी और पशुपालन उद्योग पर कितना पड़ेगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। खाद्य तेल बाजार से निकल कर आ रही है। मलेशिया पाम ऑयल फ्यूचर्स में हाल की तेजी के बाद अब हल्की गिरावट देखने को मिली है। लगातार 3 दिनों की बढ़त के बाद बाजार में मुनाफा वसूली और कमजोर निर्यात मांग की आशंका के चलते कीमतों पर दबाव गहरा गया है।
कुआलालंपुर स्थित ट्रेडिंग फर्म आइसबर्ग एक्स के ट्रेडर डेविस एनर्जी के मुताबिक आने वाले कुछ हफ्तों में निर्यात मांग कमजोर रहने की चिंता बनी हुई है। हालांकि उनका मानना है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के कारण पाम ऑयल की कीमतों को निकट अवधि में सपोर्ट मिल सकता है। बर्सा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज पर मई डिलीवरी के लिए बेंचमार्क पाम ऑयल कॉन्ट्रैक्ट 8 रिंगिट यानी करीब 0.19% गिर चुका है और गिरकर 4,178 रिंगिट प्रति टन पर कारोबार करता दिखाई दिया था। ऐसे में माना यह जा रहा है कि पाम ऑयल फिलहाल डालियन और शिकागो के सोयाबीन ऑयल बाजार की चाल को अनुसरण कर रहा है। हालिया तेजी के बाद निवेशकों ने मुनाफा वसूली की, जिससे कीमतों में थोड़ी नरमी आई। ऐसे में बाजार जानकार कह रहे हैं कि मौजूदा हालात में पाम ऑयल की कीमतें 4,150 से 4,300 रिंगिट प्रति टन के दायरे में कारोबार कर सकती हैं, जबकि 4,250 रिंगिट के आसपास मजबूत रेजिस्टेंस भी देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ सप्लाई से जुड़ी एक अहम खबर भी सामने आई है। रॉयटर्स के सर्वे के मुताबिक फरवरी में मलेशिया का पाम ऑयल स्टॉक लगातार दूसरे महीने घटकर 4 महीने के निचले स्तर पर पहुंच सकता है। इसकी वजह मौसमी तौर पर उत्पादन में गिरावट माना जा रहा है। वहीं भारत से मांग में तेजी देखने को मिली है। रिपोर्ट के अनुसार फरवरी में भारत का पाम ऑयल 10% से ज्यादा बढ़कर 6 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच गया है। अन्य खाद्य तेलों के मुकाबले सस्ता होने के कारण रिफाइनरों ने पाम ऑयल की खरीद बढ़ा दी है। उधर कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 3% की तेजी भी बाजार को सपोर्ट दे रही है, क्योंकि महंगा क्रूड पाम ऑयल को बायोडीजल फीड स्टॉक के रूप में ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। ऐसे में अब बाजार की नजर इस बात पर है कि मिडिल ईस्ट तनाव, क्रूड ऑयल और वैश्विक मांग के बीच पाम ऑयल की कीमतें किस दिशा में जाएंगी। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। वैश्विक सोयाबीन बाजार से एक अपडेट सामने आया है। यूक्रेन में सोयाबीन प्रोसेसर और निर्यातकों के बीच कंपटीशन तेज हो गया है, जिसके चलते सोयाबीन की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। बीते हफ्ते यूक्रेन के बंदरगाहों पर जीएम सोयाबीन के निर्यात भाव $5 बढ़कर 440 से 445 डॉलर प्रति टन तक पहुंच गए हैं, जबकि नॉन जीएम सोयाबीन 455 से 460 डॉलर प्रति टन के स्तर पर कारोबार कर रहा है। जानकारों के मुताबिक यूक्रेन के किसान फिलहाल निर्यात अनुबंधों से बच रहे हैं और घरेलू बाजार में हिविनिया में बिक्री को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसकी वजह निर्यात प्रक्रिया की जटिलता और प्रोसेसरों की तरफ से बढ़ती खरीद है। कई प्रोसेसर अब सनफ्लावर की जगह सोयाबीन की प्रोसेसिंग को भी प्राथमिकता देते दिखाई दे रहे हैं। उधर यूक्रेन का फरवरी में सोयाबीन निर्यात घट चुका है और घटकर 2,19,000 टन पर सिमट गया है, जबकि पूरे सीजन में अब तक निर्यात करीब 13,50,000 टन हुआ है। वैश्विक बाजार की बात करें तो शिकागो एक्सचेंज में अमेरिकी सोयाबीन फ्यूचर्स भी मजबूत बने हुए हैं। मार्च कॉन्ट्रैक्ट में भाव में तेजी देखने को मिल रही है और इस तेजी को सोयाबीन ऑयल की ऊंची कीमतों से सपोर्ट मिल रहा है। इसी बीच अमेरिका में जनवरी महीने में सोयाबीन क्रशिंग 6.2 मिलियन टन रही, जो बाजार के अनुमान से ज्यादा है। वहीं साप्ताहिक सोयाबीन निर्यात भी 67% उछल गया और उछलकर 1.14 मिलियन टन तक पहुंच गया, जिसमें चीन की खरीद अहम रही। दूसरी ओर ब्राजील में लगातार बारिश के कारण सोयाबीन की कटाई धीमी पड़ गई। एजेंसी एग रूलर के मुताबिक अभी तक सिर्फ 39% क्षेत्र में ही कटाई हो पाई है, जिसके चलते ब्राजील के उत्पादन अनुमान को 3 मिलियन टन घटाकर 178 मिलियन टन कर दिया गया है। ऐसे में बाजार के लोगों का कहना है कि ब्राजील में धीमी कटाई और यूक्रेन में मजबूत प्रोसेसिंग डिमांड फिलहाल वैश्विक सोयाबीन बाजार को सपोर्ट दे सकती है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में वैश्विक सप्लाई, चीन की मांग और मौसम की स्थिति सोयाबीन बाजार की दिशा किस ओर तय करेगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ, जो मिडल ईस्ट से निकलकर आ रही है और जिसका असर वैश्विक कृषि और कमोडिटी बाजार पर पड़ सकता है। दरअसल ईरान ने अगली सूचना तक सभी खाद्य और कृषि उत्पादों के निर्यात पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। स्थानीय समाचार एजेंसी तस्नीम के मुताबिक यह फैसला देश के भीतर जरूरी खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लिया गया है। सरकार का कहना है कि मौजूदा हालात में सबसे बड़ी प्राथमिकता घरेलू बाजार और उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करना है। अगर विश्व बाजार में की बात की जाए तो ईरान कई अहम कृषि उत्पादों का बड़ा उत्पादक देश है। यूएसडीए के आंकड़ों के अनुसार दुनिया के पिस्ता उत्पादन में ईरान की हिस्सेदारी करीब 18% है। चेरी उत्पादन में लगभग 6% और जौ के उत्पादन में करीब 2% का योगदान है। ऐसे में अगर निर्यात रोका गया और तो इसका सीधा असर ग्लोबल सप्लाई और कीमतों पर पड़ सकता है, खासकर ड्राई फ्रूट और अनाज बाजार में। इसी बीच क्षेत्र में बढ़ते तनाव का असर अन्य देशों पर भी दिखाई देने लगा है।
कुवैत ने भी खाद्य उत्पादों के निर्यात पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। कुवैत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री ओसामा बुदाई के मुताबिक ये कदम घरेलू बाजार में कीमतों को स्थिर रखने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए उठाया गया है। यानी साफ है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ता भू राजनीतिक तनाव अब खाद्य और कृषि बाजारों को भी प्रभावित करने लगा है। आने वाले दिनों में इसका असर ड्राई फ्रूट, अनाज और वैश्विक फूड सप्लाई चेन पर दिखाई दे सकता है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। वैश्विक अनाज बाजार से जो कि सामने आ रही है, यूरोपीय आयोग ने इस सीजन के लिए सॉफ्ट व्हीट यानी गेहूं के उत्पादन का अनुमान बढ़ा दिया है, लेकिन इसके साथ ही निर्यात के अनुमान को घटा दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार यूरोपीय संघ का गेहूं निर्यात अनुमान घटाकर करीब 29.5 मिलियन टन कर दिया गया है, जो पहले के अनुमान 31 मिलियन टन से कम है। और इसकी मुख्य वजह वैश्विक बाजार में अर्जेंटीना के गेहूं से बढ़ती कंपटीशन को माना जा रहा है। माना जा रहा है कि अर्जेंटीना में इस बार बेहतर उत्पादन की संभावनाएं हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सप्लाई बढ़ सकती है और यूरोपीय गेहूं के लिए कंपटीशन और कड़ी हो सकती है। निर्यात में कमी की संभावना के चलते यूरोपीय संघ के गेहूं का अंतिम स्टॉक बढ़ने का अनुमान भी लगाया जा रहा है, जिसे बढ़ाकर करीब 13 मिलियन टन कर दिया गया है। हालांकि दूसरी तरफ जो यानी बाली के निर्यात अनुमान को बढ़ाकर करीब 11 मिलियन टन कर दिया गया है, क्योंकि वैश्विक बाजार में इसकी मांग काफी मजबूत बनी हुई है। और इसके अलावा मक्का उत्पादन का अनुमान भी थोड़ा बढ़ा दिया गया है और उसको बढ़ाकर करीब 58 मिलियन टन कर दिया गया है, जिससे यूरोपीय संघ का कुल अनाज उत्पादन अनुमान और मजबूत हो गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि वैश्विक बाजार में सप्लाई बढ़ने और कंपटीशन तेज होने से आने वाले महीनों में गेहूं के दाम और व्यापारिक रुख प्रभावित हो सकता है। चलिए अब नजर डालते हैं अगली खबर की तरफ, जो चीन से निकल कर आ रही है। दुनिया के सबसे बड़े अनाज उत्पादक देश चीन ने 2026 के लिए बड़ा लक्ष्य तय कर दिया है। चीन का लक्ष्य है कि इस साल अनाज का कुल उत्पादन लगभग 72 करोड़ 50 लाख टन तक पहुंच जाए, जो देश के इतिहास में सबसे ऊंचे स्तरों में से एक हो सकता है। और यह जानकारी चीन की संसद नेशनल पीपल्स कांग्रेस के चौथे सत्र में पेश की गई सरकारी रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग ने पेश की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वैश्विक कृषि बाजार में बढ़ती अस्थिरता को देखते हुए खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना और उत्पादन को स्थिर रखना बेहद जरूरी है। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक चीन इस साल अपनी कुल अनाज उत्पादन क्षमता का 725 मिलियन टन तक ले जाने की तैयारी में है। वहीं देश की कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता भी 5.8 अरब टन स्टैंडर्ड कोल इक्विवेलेंट तक पहुंचने का अनुमान है। हालांकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा अनाज उत्पादक देश है, लेकिन भारी घरेलू मांग के कारण उसे अभी भी सोयाबीन, मक्का और गेहूं जैसे कृषि उत्पादों का बड़े पैमाने पर आयात करना पड़ता है। इसी वजह से चीन अब घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रहा है, ताकि भविष्य में आयात पर निर्भरता कम हो सके और वैश्विक बाजार की अस्थिरता का असर सीमित रहे। यानी साफ है कि आने वाले समय में चीन की उत्पादन नीति वैश्विक अनाज बाजार पर भी बड़ा असर डाल सकती है। वहीं मिडिल ईस्ट के बढ़ते तनाव को लेकर एक खबर निकल कर आ रही है और जिसका सीधा असर अब भारत के बासमती चावल निर्यात पर दिखाई देने लगा है। उद्योग से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक लगभग 4 लाख मीट्रिक टन भारतीय बासमती इस वक्त बंदरगाहों पर और ट्रांजिट में फंस चुका है। वजह शिपिंग रूट में बाधा और समुद्री माल भाड़ा दरों में जबरदस्त उछाल है। दरअसल वीकेंड में अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव तेज हो गया है और इसके बाद नए निर्यात सौदे लगभग ठप हो गए हैं और फ्रेट रेट्स दोगुने से भी ज्यादा बढ़ गए हैं। आपको बता दें कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रीमियम सुगंधित बासमती चावल निर्यातक है और सऊदी अरब, ईरान और यूएई जैसे मिडिल ईस्ट देश भारत के कुल शिपमेंट का आधे से ज्यादा हिस्सा खरीदते हैं। ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन की माने तो उनके अनुसार करीब 2 लाख टन बासमती ट्रांजिट में है, जबकि उतना ही माल भारतीय बंदरगाहों पर फंसा हुआ है। निर्यातकों ने पहले ही शिपमेंट की तैयारी में स्टॉक पोर्ट्स पर पहुंचा दिया था, लेकिन अब कंटेनर फ्रेट लागत इतनी बढ़ गई कि मिडिल ईस्ट तक माल भेजना प्रैक्टिकल नहीं रह गया। स्थिति ऐसी है कि हॉर्मुज जल मरुमध्य से टैंकर और कंटेनर जहाज गुजरने से बच रहे हैं। कुछ बीमा कंपनियों ने इस रूट पर कवरेज घटा दी या रोक कर दी है, जिससे वैश्विक फ्रेट और ऊपर चला गया है। उद्योग का कहना है कि भारत के वाणिज्य मंत्रालय से सपोर्ट मांगा गया है, क्योंकि पोर्ट्स पर माल रुकने से निर्यातकों की स्टोरेज कॉस्ट बढ़ रही है और ट्रांसपोर्ट खर्च भी बढ़ गया है। ट्रेडर्स के मुताबिक कंपनियां फिलहाल नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से बच रही हैं और सिर्फ पुराने समझौते पूरे करने पर फोकस कर रही हैं। अगर संकट लंबा खींचता है तो कुछ निर्यातक फोर्स मेजोर क्लॉज भी लागू कर सकते हैं। ये सब ऐसे वक्त हो रहा है जब भारत में इस साल बासमती की रिकॉर्ड फसल हुई है, लेकिन निर्यात की रफ्तार थमते ही
कीमतों पर दबाव आया है और बासमती के दाम करीब 6% तक लुढ़क चुके हैं। बाजार का मानना है कि जैसे ही तनाव कम होगा, मिडिल ईस्ट के खरीदार फिर से खरीदारी शुरू करेंगे और अपने स्टॉक्स को रीबिल्ड करेंगे। लेकिन तब तक बासमती बाजार के लिए यह स्थिति एक बड़ा शॉर्ट टर्म झटका बनी रहेगी। अब अगली खबर रैपसीड को लेकर निकल कर आ रही है। रैपसीड और कनोला बाजार को तेल की कीमतों में आई तेजी से सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है, लेकिन बढ़ती सप्लाई और कमजोर मांग के चलते तेजी ज्यादा टिकती दिखाई नहीं दे रही। दरअसल ईरान के साथ तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतें एक महीने में करीब 21% तक चढ़ चुकी हैं, जिससे बायोफ्यूल की मांग बढ़ने की उम्मीद में रैपसीड और कनोला के दामों को सपोर्ट मिला है। लेकिन दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान बाजार पर दबाव बना रहा है। ऑस्ट्रेलिया की रैपसीड फसल का अनुमान बढ़कर 7.7 मिलियन टन तक पहुंच गया है, जो पिछले साल से करीब 26% ज्यादा है। वहीं यूरोपियन यूनियन में मांग कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। इस सीजन में यूरोपियन यूनियन का रैपसीड आयात अब तक 37% घटकर 2.87 मिलियन टन रहा है। पेरिस एक्सचेंज पर मई रैपसीड फ्यूचर करीब $495 प्रति टन के आसपास रहा, जबकि नई फसल के दाम इससे भी कम है, जो ये बताता है कि मौजूदा तेजी में सट्टा ज्यादा है। उधर कनाडा में कैनोला की कीमतें भी मजबूत हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से सस्ते दाम पर मिल रही सप्लाई के कारण ग्लोबल बाजार में कंपटीशन बढ़ गई है। ऐसे में आने वाले दिनों में रैपसीड बाजार की दिशा काफी हद तक क्रूड ऑयल की चाल और ऑस्ट्रेलिया की सप्लाई पर निर्भर करेगी। रुक करते हैं अब अगली खबर की तरफ, जो कि डेयरी सेक्टर से निकल कर आ रही है। वैश्विक डेयरी बाजार में इस समय एक दिलचस्प स्थिति बनी हुई है। दूध का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय डेयरी उत्पादों की कीमतों पर दबाव बन गया है। रेबोबैंक की ताजा रिपोर्ट के अनुसार ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर लगभग सभी प्रमुख निर्यातक देशों में दूध उत्पादन बढ़ रहा है और इसकी बड़ी वजह है पशु आहार की अपेक्षाकृत कम कीमतें, जिससे वैश्विक बाजार में सप्लाई मजबूत बनी हुई है। डेयरी उत्पादों में सबसे ज्यादा गिरावट मिल्क फैट सेगमेंट में देखने को मिली है। सितंबर से फरवरी के बीच इसकी कीमतों में 40% से ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। वहीं होल मिल्क पाउडर यानी WMP की कीमतें करीब 30% तक नीचे आ गई। हालांकि प्रोटीन आधारित डेयरी उत्पाद जैसे स्कीम्ड मिल्क पाउडर, चीज और वे अपेक्षाकृत स्थिर बने हुए हैं। इनकी कीमतों में लगभग 15% की गिरावट आई है, जबकि वे की कीमतों में मांग के अनुसार बढ़ती भी दिखाई दे रही है। हाल ही में हुई ग्लोबल डेयरी ट्रेड यानी GDT नीलामी में कुछ सत्रों में कीमतों में बढ़त भी दर्ज की गई है, जिससे बाजार में थोड़ी पॉजिटिविटी देखने को मिली है। लेकिन अभी भी यूरोप, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और न्यूजीलैंड में दूध उत्पादन पिछले साल से ज्यादा है, इसीलिए बाजार में सप्लाई पर्याप्त बनी हुई है। रेबोबैंक के मुताबिक दुनिया के 7 बड़े डेयरी निर्यातक देशों में 2026 में दूध उत्पादन सिर्फ 0.2% बढ़ने का अनुमान है, जबकि 2025 में यह बढ़ोतरी 2.6% थी। यूरोप में दूध उत्पादन करीब 0.9% तक घट सकता है, जिसका असर आगे चलकर मक्खन और स्किम्ड मिल्क पाउडर के बाजार पर पड़ सकता है। वहीं अमेरिका में दूध उत्पादन बढ़ता रहने की संभावना है, क्योंकि वहां बीफ की ऊंची कीमतें डेयरी सेक्टर को सपोर्ट दे रही हैं और बड़ी मात्रा में दूध का उपयोग चीज और वे बनाने में किया जा रहा है। माना जा रहा है कि एशियाई देशों से डेयरी उत्पादों की मांग अभी भी स्थिर बनी हुई है, लेकिन मिडिल ईस्ट में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव वैश्विक डेयरी बाजार के संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। यानी साफ है कि आने वाले समय में वैश्विक सप्लाई और भू राजनीतिक हालात मिलकर डेयरी बाजार की दिशा को तय करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप कहीं मत जाएं, बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ, क्योंकि मार्केट टाइम्स टीवी पर इसी तरह की खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।